राजस्थान में आधारभूत सेवाएं अध्याय नंबर 9 है। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे भवन बनाने में नींव की जो भूमिका होती है, वैसी भूमिका किसी भी राज्य के लिए किन चीज़ों की होती है, वो चीज़ें आधारभूत सेवाएं होती हैं। जैसे किसी भी राज्य के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, चिकित्सा जरूरी है, परिवहन एवं स्वास्थ्य, ये वो पिलर हैं जिन पर राज्य का विकास है वो टिका हुआ रहता है। आम जनता को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन का मतलब होता है आने जाने के साधन, और जो भी सामान होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, ये यातायात के साधन होते हैं। उनमें स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शरीर है उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो, रोग मुक्त शरीर है, उसको कहते हैं स्वास्थ्य। तो राज्य का कर्तव्य है कि शिक्षा है वो जनता को प्रदान करें, और उनमें अलग अलग स्कूल हैं वो खोल करके और शिक्षा का स्तर है वो बढ़ाएं। चिकित्सा, ये बीमार हो जाए तो उसके लिए इलाज की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, तो इसके लिए सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उनमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इन शिक्षा का मतलब होता है सीखना। इंसान जन्म से मृत्यु तक सीखता ही रहता है, यानी हमेशा शिक्षा ग्रहण करता ही रहता है। तो जन्मजात यानी जन्म के समय में इंसान के अंदर जो कैपेसिटी, जो क्षमताएं होती हैं वो अच्छी तरीके से विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही हो पाती हैं। और व्यक्ति के अंदर चरित्र का जो विकास है वो, और जो उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है उस व्यक्ति की, उसका जो विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। अर्थात शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने में मुख्य माध्यम है। राज्य अगर प्रगति करना चाहे तो शिक्षा का स्तर सुधारना होगा। तो भारत में शिक्षा का जो स्तर है वो आज़ादी के बाद में दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। जितनी भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है इंसान जीवन से मृत्यु तक, उन सब में विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है वो सबसे उच्च मानी गई है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इन्हें सरकार है वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए, या शिक्षा के अवसर हैं वो मौके हैं वो उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसको हम यूँ समझ सकते हैं उच्च माध्यमिक का मतलब 12वीं, माध्यमिक का 10वीं, उच्च प्राथमिक का मतलब कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई, और प्राथमिक विद्यालय मतलब 5वीं तक का विद्यालय, ये सरकार संचालित कर रही है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। संस्कृत शिक्षा के लिए भी अलग स्कूलें खोली हुई हैं। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी हैं। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी हैं। इन शिक्षा के अंदर इस तरह के महाविद्यालय हैं वो खोले जा रहे हैं। वो जो तकनीकी के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के आज युग है, इसके अंदर तकनीकी महाविद्यालय हैं वो, और मेडिकल जहाँ डॉक्टरों की पढ़ाई होती है, नर्सिंग और जो कंपाउंडर वगैरह होती है मेडिकल, इन सब की पढ़ाई के लिए भी कॉलेज हैं वो राज्य सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। तो शिक्षा का अधिकार है, और राजस्थान में भी शिक्षा का अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यानी 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा है वो वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए राजस्थान सरकार है वो हर घर का सर्वे करवाती है, जिसको हाउस होल्ड सर्वे, हाउस ऑफ जो सर्वे है, हाउस होल्ड सर्वे है वो करवाया जाता है। हर घर में सरकारी कर्मचारी जाते हैं और वहाँ का रिकॉर्ड लेते हैं, हर घर में कितने बच्चे हैं, कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहता है, इसके लिए प्रयास करते हैं। कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं रहना चाहिए, उसका विद्यालय में नामांकन करवाते हैं, और उनको निःशुल्क है, कोई उनका शुल्क नहीं ले जाता है, और उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। ये अधिनियम, ये नियम जहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने की सुविधा देता है, वहीं जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं,
उससे भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करवाने का कर्तव्य भी बताता है। इसमें लिखा हुआ है कि माँ बाप हैं, उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलवाएं। इन्हें जो 6 से 14 तक है उनको विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। यानी विद्यालयों के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। जैसे स्कूल के अंदर जो हमारा बोर्ड है और टीएलएम है जो अध्यापन कार्य में हेल्प करने के लिए है, भवन निर्माण है और उनको मिड डे मील है, बहुत सारी और भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, इस तरह के छात्रवृत्तियाँ हैं, एमडीएम है, इस तरह की योजना और भी चलाई जा रही है। सलाह दर्पण पोर्टल है, ये सरकार का ऑनलाइन जो शिक्षा व्यवस्था का रिकॉर्ड है वो इसके ऊपर सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। अगर राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को देखना है तो सलाह दर्पण पोर्टल को खोल करके हम राजस्थान के स्कूलों की स्थिति को समझ सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा यानी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण की जा रही हैं कक्षा 12 तक के साथ विविध प्रोत्साहन यानी आगे बढ़ाने के लिए इनाम वगैरह हैं, प्रोत्साहन राशियाँ हैं, पुरस्कार हैं, छात्रवृत्ति है, छात्रावास हॉस्टल हैं और भोजन दोपहर का भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। दुग्ध वितरण की सुविधा भी विद्यालयों में करवाई जाती है। हर तरीके से बच्चे हैं वो अच्छा भोजन लेकर के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं उन बच्चों को दोपहर के भोजन स्कूल में मिले हैं जिससे वो स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई कर सकें। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको राज्य सरकार द्वारा आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन देने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, गार्गी पुरस्कार है और बहुत सारी प्रोत्साहन योजना है वो समय समय पर राजस्थान सरकार है वो संचालित करती है। और इस तरह ये शिक्षा के अंदर बढ़ावा देने के लिए राज्य की जनता को शिक्षित करने के लिए सरकार का पहला काम होता है कि उनका प्रयास करें। इसको आधारभूत सुविधा में भी हम पहला पिलर कह सकते हैं। उसके बाद है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11% रहा है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है वो 79.19% और महिला साक्षरता दर है वो 52.12% रही है। यानी पुरुषों की साक्षरता तकरीबन है वो 80% और महिलाओं की साक्षरता दर है वो 52% के आसपास है। ये है साक्षरता 2011 की है। 21 में जनगणना कोविड के कारण नहीं हो पाई, अब आगे कब होगी, सरकार कब करेगी, अभी कोई विशेष प्रयास है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो राजस्थान की कुल जो साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 66.11% है। ये आरपीसी के बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता ये दोनों पूछे गए हैं। 79.19% और महिला साक्षरता है 52.12%। स्वास्थ्य सेवाएं साक्षरता के बाद यानी लिखना पढ़ना व्यक्ति जानता है, अगर सही तरीके से लिख रहा है और पढ़ रहा है, अपने जो भाव हैं वो व्यक्त कर रहा है, लिख करके समझ रहा है, तो उसको साक्षर माना गया है। तो साक्षरता के अंदर भी प्रयास किया जा रहा है बहुत। अभी साक्षरता में बहुत ज़्यादा प्रगति करने की हमें आवश्यकता है राजस्थान सरकार को। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, व्यक्ति रोगों से मुक्त नहीं रहेगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं होता है बल्कि मानसिक यानी उसका मेंटली जो हेल्थ है वो भी अच्छा होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, उसका सामाजिक, बौद्धिक, बोलते ना बुद्धि से संबंधित सभी प्रकार के जो प्रगति है, जो विकास है, उसी को स्वास्थ्य कहा गया है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए यानी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। इसके लिए सरकार है वो अलग अलग हॉस्पिटल है उनका निर्माण करती है, दवाइयाँ, डॉक्टर, इन सब की व्यवस्थाएं वो करते हैं समय समय पर। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की जो सोच है, जो संकल्पना है, उसको साकार करने और नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य है सुविधा उपलब्ध करवाने के दिशा में प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जैसे राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उप केंद्र खोला जा रहे हैं। 3000 की अगर आबादी है गाँव की तो वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएचसी बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर, और 1 लाख की अगर आबादी है तो वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी हैं वो खोले जा रहे हैं। तो 5000 की जनसंख्या के गांव हैं उनमें भी सीएचसी है
वो खोली जा रही हैं। नागरिकों को आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं, जिस पर हम फोन करते ही जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो मिल जाती हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें विशेष चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। और जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं वो अस्तित्व में आ रहे हैं। उनका निर्माण कार्य है, प्रगति पे है, बहुत सारी जगह शुरू भी हो गए हैं और ये एक अच्छा संकेत है कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं और ये सुविधाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है हमें यहाँ सुधार करने की। स्वास्थ्य योजनाएं हैं। राजस्थान में नागरिकों को जो स्वास्थ्य है उसकी कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं हैं वो संचालित करती है, जैसे आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि प्रमुख उदाहरण हैं। ये राजस्थान के अंदर अलग अलग समय में हर साल बजट के अंदर योजनाएं हैं वो आती रहती हैं। इसी प्रकार राज्य में जो क्षय रोग है, जो टिब्बी है, उनके रोकथाम के लिए मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोग जो कोड वगैरह होते हैं उन रोगों के उन्मूलन, उनका खात्मा करने हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, हमारा डिपार्टमेंट है ये राजस्थान सरकार का, उसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत सरकार भी सहायता करती है और जो भी रोग हैं उन सब को ख़त्म करने के लिए ये योजनाएं चलाई जाती हैं समय समय पर, वर्तमान में भी चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है। जो दवाई हैं उन पर किस तरह की दवाई है, कौन सी उसका एक्सपायरी डेट है, कितना उसका मूल्य होगा, इन सब को नियंत्रित करने के लिए एक संगठन कार्य करता है जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस, निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही ये जो प्रतिबंधित जो दवाइयाँ हैं उनकी भी सूची जारी करता है कि ये दवाइयाँ हैं उन पर बैन लगाया गया है, इनका जो निर्माण है वो नहीं किया जा सकता और इनका जो विक्रय है वो नहीं किया जाएगा। ये सब सरकारी का ही कार्य होता है, औषधि नियंत्रण संगठन होता है उसका कार्य होता है। तो ये स्वास्थ्य संबंधित जो सेवा है वो भी एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानी जाती है। संचार एवं डाक सेवा, वर्तमान का युग है वो सूचना और तकनीकी का युग है, यानी हर जगह सूचना क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह किसी से जो हमारा विचार होता है उसको पहुंचाना, वो चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, चाहे रिकॉर्ड, किसी भी तरीके से वो संचार कहलाता है। अतः इस दिशा में राजस्थान में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं, यानी कोई भी हमारी सूचना है, कोई समाचार है, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को हम कहते हैं संचार। इसके माध्यम से क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने जो संदेश हैं या अपने विचार हैं उनका आदान प्रदान करते हैं तो उसको संचार कहते हैं। तो संचार के अगर साधन देखेंगे हम, फोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ, ये इसके साधन हैं। तो टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ आदि ये प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्य है रहता है, जो राजस्थान सरकार का है, सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग है। जो नए बदलाव हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो तकनीकी के अंदर नवाचार आ रहे हैं, उन सब के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये राज्य में सूचना एवं संचार से नीति निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है। यही जो सूचना तकनीकी विभाग है ये संचार से संबंधित, सूचना से संबंधित जो नई नियम रूल बना रही हैं और उनको लागू करना है उनका कार्य करता है। सूचना तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को यह तय करता है कि सूचना तकनीकी है उससे संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं उनका विस्तार होना जरूरी है और उनके लिए कौन कौन से शर्तें, नियम और कौन कौन से उस पर नियंत्रण लगाए जाएंगे, ये सब राजस्थान सरकार तय करती है। तो संचार सेवाएं हैं उनका विकास भी किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। डाक सेवा, संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। यानी डाक सेवा में एक जगह से दूसरी जगह तक ये जो संदेश, सामग्री है उसका आदान प्रदान है वो किया जाता है। संदेशों, सूचनाओं या अलग अलग प्रकार की सामग्री भी होती हैं जिनको भौतिक या वस्तु के रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, यानी ये भारत सरकार का कार्य है, महत्वपूर्ण विभाग है भारत सरकार का। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।
डाक विभाग के माध्यम से सूचना भेजने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे, ये परंपरागत है, यानी प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो ये साधन है वो काम में लिए जा रहे हैं। यानी लेटर लिख करके, पत्र लिख करके एक जगह से दूसरे डाकिए को देते थे, डाकिया उसको दूसरी जगह पहुंचाता था लिफाफे में डाल करके। सामान्य डाक सेवा और रजिस्टर्ड पत्र, स्पीड पोस्ट, ये डाक को पहुंचाने के तरीके हैं। इनके माध्यम से डाक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाती है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते, मनी ऑर्डर भी आजकल ये सुविधाएं हैं वो शुरू की जा रही हैं। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है और खाते में निश्चित समय उसके अंतराल पर राशि जमा कराई जाती है और खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा है वो भी प्रदान की जा सकती है। यानी ये डाक विभाग के दिन प्रतिदिन है वो कार्य हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, जनता को अच्छे तरीके से सुविधाएं मिल सके। इसके लिए डाक सेवाओं को आजकल वर्तमान में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से भी जोड़ दिया गया है। पेंशन के जो पैसे थे वो भी बैंक डाक सेवाओं में दिए जाते थे। अच्छी सुविधाएं हैं डाक सेवा से। एक जगह से दूसरी जगह संचार साधन, कोई संचार सूचना भेजनी है तो इन डाक के द्वारा भेजी जाती है प्राचीन समय से। और हम कक्षा के अंदर गतिविधि करवाते हैं तो उसके अंदर सामान्य डाक सेवा है, रजिस्टर्ड पत्र है, स्पीड पोस्ट है, वो कैसे होती हैं, कैसे भेजे जाते हैं, इनके बारे में और अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल रूप में इनको समझाने का प्रयास करते हैं। बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। ये इस तरह के प्रश्न आते हैं, आगे प्रश्न भी है कि बैंक क्या होती है। तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। बैंक वो मुद्रा का लेन देन करती है और उसी से ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा करवाई जाती है। इन कोई भी व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, अगर उसके पास अपनी बचत है तो बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जमा राशि पर ब्याज देती है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है। अपने पास जो जमा करवाता है, कोई व्यक्ति पैसे जमा करवाता है, वो पैसे बैंक उसे जमा ले लेती है और ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है उसको ऋण के रूप में देती है और ऋण की राशि पर ब्याज है वो वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट द्वारा निकाली जाती है। ये आजकल ज़्यादातर सब लोग जानते हैं कि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट है और इनके बारे में बच्चों को और स्कूल में अच्छे तरीके से बताते हैं। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। यानी बैंक के पास बैंक के अंदर अलमारी होती हैं और उन अलमारी के अंदर है वो अलग अलग लॉकर बनाते हैं जिसके अंदर लोग आते हैं और एक लॉकर बुक करवाते हैं जिसमें अपना सोना, गहना, अपने आभूषण वगैरह होते हैं वो, या कोई कीमती हीरे जवाहरात है, कोई भी जो कीमती है वो उस लॉकर के अंदर डाल करके अपना लॉक लगा देते हैं और अपनी चाबी अपने पास और एक बैंक के पास दे देते हैं और उसके एक बैंक है उस लॉकर का निश्चित किराया लेती है। ये सुविधा भी देती है जिससे क्या घर में चोरी होने की वगैरह कोई सामान है वो भय नहीं रहता है। तो ज़्यादातर लोग आजकल लॉकर बैंकों में रखते हैं। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करती हैं। जितनी भी देश के अंदर बैंक हैं वो जब भी बैंक स्थापित होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है उस बैंक से ये बैंकें अपना जो रजिस्टर जो कार्य है यानी वही मान्यता देती है और उसी के नियम हैं वो लागू होते हैं इनके। अब है परिवहन सेवा। यानी परिवहन सेवा, कोई भी अगर राज्य है वो विकास तभी करेगा जब उसके अंदर अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा वहाँ पर परिवहन के साधन होंगे, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, जितना अच्छे एयरपोर्ट वगैरह होंगे, जितना अच्छा विकास होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। राज्य की औद्योगिक विकास या व्यापार वृद्धि हेतु एक मजबूत सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो राजस्थान में परिवहन के लिए सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं वो उपलब्ध हैं और राज्य में जो जलमार्ग है उसका अभी कोई बंदरगाह वगैरह राजस्थान में नहीं है। सड़क परिवहन, यहाँ से परिवहन है, यहाँ से आरपीसी में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ संग्रह है जो आरपीसी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम, ये राजस्थान में बसें हैं वो चलाता है, रोडवेज बसें हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम ये 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ था। तो ये जरूरी याद रखें कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वह जोधपुर जिले में है और सबसे कम है वो धौलपुर जिले में है। NH 15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। तो ये राजस्थान का जो तैयारी करने वाले तो सभी जो NH हाईवे वगैरह हैं उन सब का नॉलेज रखें कि कौन कौन सा हाईवे वो राजस्थान में कहाँ कहाँ से गुजरता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं कि राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 15 नंबर है। सबसे व्यस्त नंबर है तो 8 नंबर हाईवे है। सबसे छोटा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71B है। अब वर्तमान में तो और ये इसमें अपडेट हो गया, तो RPC के अंदर अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। रेल परिवहन, रेल परिवहन माल परिवहन यात्री परिवहन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। एवं 5 मंडल हैं रेलवे के अंदर राजस्थान में, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल, बीकानेर मंडल, कोटा मंडल। ये 5 मंडल हैं और 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। ये सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। अब है वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा भारतीय वायुसेना के अधीन है। यानी राज्य में 5 ऐसे हवाई अड्डे हैं जो भारतीय वायुसेना के कंट्रोल में हैं। बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा ये भारतीय वायुसेना के अधीन है। जब भी अगर कोई ऐसी सुरक्षा से संबंधित कोई सामरिक महत्व का कोई भी बिंदु होता है तो वायुसेना का जो मूवमेंट है वो इन्हीं हवाई अड्डों से होता है। ये भी जाने राजस्थान में पहली रेलगाड़ी है वो जयपुर रियासत में चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, अप्रैल 1874 में चली थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार है, विविध प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछी जाती है। तो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी है वो जयपुर रियासत में चलाई गई थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, अप्रैल 1874 में चली थी। तो ये परिवहन का है। इतना ही ज्ञान RPC में पर्याप्त नहीं है। बड़ी कक्षा में और ज़्यादा परिवहन के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा, जहाँ हम आज और अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके बाद व्यापक रूप से कंपटीशन की तैयारी करने वाले अलग अलग जो बुक्स हैं उनमें से इसको ज़्यादा विस्तार से पढ़ सकते हैं। बौद्धिक शब्दावली है यहाँ जिस पर चर्चा करते हैं। बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि से सम्मति, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, पारस्परिक का मतलब होता है आपसी, जीविकोपार्जन का मतलब जीने के लिए कार्य करना। ये हमारा शब्दावली है। और अब कुछ इसके प्रश्न हैं, जैसे राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता जो दर है वो 66.11% है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है। ये जो स्वास्थ्य सेवा है उससे जुड़ी हुई सेवा है। राज्य का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 है, वो अभी हमने अध्ययन किया था। बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय नहीं है। अति लघुतात्मक प्रश्न में है राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन किन जिलों में है, तो हमें अध्ययन किया था वो सब जगह इसमें हम लिख सकते हैं। स्वास्थ्य वाला भी हमने चर्चा कर ली थी। बैंक का भी हमने अर्थ देखा था। संचार से आप क्या समझते हैं, संचार के साधन कौन कौन से, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। और अब हम विदा लेते हैं। ये हमारा पाठ पूरा होता है।